स्टेट +2 कॉमर्स की संभावित परीक्षा 6 मार्च कर दिया गया, जो पहले अप्रैल के लास्ट में या मई के प्रारंभ में होने की संभावना थी, लेकिन अब बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से संभवतः निश्चित रूप से 6 मार्च में परीक्षा हो जाएगी। अब समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत काफ़ी है, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप तीनों विषय में से क्वेश्चन दी जाएगी। कुल आपके कॉमर्स से 100 ही मार्क का होगा, लेकिन उसमें अकाउंटेंसी का भी रहेगा, बिजनेस स्टडीज का भी रहेगा और एंटरप्रेन्योरशिप का भी रहेगा। इस कम समय में कुछ कॉमर्स कोचिंग सेंटर के द्वारा आपको क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो अभी अकाउंटेंसी का है, और उम्मीद करते हैं कि इससे बच्चे, स्टेट कॉमर्स वाले बच्चे जरूर लाभान्वित होंगे। और यह जो हम बता रहे हैं तो यूट्यूब पर भी स्टेट कॉमर्स क्लासेस के नाम से है, उस पर भी इस वीडियो को डाला जाएगा, जिसे आप देखेंगे अपने समय के अनुसार तो निश्चित रूप से वह लाभान्वित होंगे जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। तो कृपया आप इस पर बात करें। जो बिहार स्टेट +2 कॉमर्स 2023 की संभावित प्रश्न विषय लेखाशास्त्र मतलब अकाउंटेंसी है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। वैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपकी होगी, कंप्यूटर और ऑनलाइन एग्जाम होगी, लेकिन खैर क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा जिस पर सिर्फ माउस के माध्यम से जिसको गोला करना रहेगा वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वसीयत को मानना चाहिए। सबसे पहले बता दें, यह जो अभी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से है, उस पर आधारित है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की संस्थानें होती है, तो ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की है, लाभ न कमाने वाली संस्था की। पहला क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए क्या? दायित्व, आयगत प्राप्ति या आय, इनमें से कोई नहीं। तो वसीयत जो है कभी कभार प्राप्त होने वाली चीज है, तो यह वसीयत को हम बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, इसलिए वसीयत को हम क्या मानेंगे? दायित्व मानेंगे। ठीक। दूसरी क्वेश्चन है, ये वसीयत का इंग्लिश हो जाता है लेजेसी। क्या हो जाता है? लेजेसी। लेजेसी को मानना चाहिए, लिएबिलिटीज मतलब दायित्व। दूसरी क्वेश्चन, आय व्यय खाता होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाता कौन सा होता है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता या इनमें से कोई नहीं। तो आय व्यय खाता खर्चा आमदनी से संबंधित खाता है, इसलिए इसे हम कहेंगे नाममात्र खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय खाता बनाया जाता है, माने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है किसके द्वारा? व्यावसायिक संस्थान द्वारा, औद्योगिक संस्थान द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, सभी संस्थानों द्वारा। तो यहां पर हो जाएगा जो इनकम एक्सपेंडिचर बनाया जाता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो, प्रश्न में कुछ न लिखा हो स्पष्ट, तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है क्या? पूंजीगत प्राप्ति, आयगत प्राप्ति, देयता, इनमें से कोई नहीं। तो अगर कुछ ना लिखा हो तो प्रवेश शुल्क एंट्रेंस फीस एक ऐसा है, प्रवेश शुल्क का इंग्लिश एंट्रेंस फीस। प्रवेश शुल्क का इंग्लिश एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस बार बार प्राप्त होने वाली मदें हैं संस्था में, आय के रूप में हैं, इसीलिए इसे हम कहेंगे आयगत प्राप्ति। क्या कहेंगे? आयगत प्राप्ति। रेवेन्यू इनकम्स, आपका पूंजीगत जो भी होगा वो बैलेंस शीट में जाता है, और रेवेन्यू नेचर का जो भी होगा वह इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। इस तरह चौथा क्वेश्चन जो हुआ, एंट्रेंस फीस को क्या माना जाएगा? तो आयगत प्राप्ति, यदि प्रश्न में कोई स्पष्ट बातें न लिखी हों तो। नेक्स्ट है पांचवा, जो पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, किस तरह की? कैपिटल नेचर। पूंजीगत प्रकृति का इंग्लिश कैपिटल नेचर हुआ कि सभी प्राप्तियां माने रिसिप्ट्स कहां दिखाई जाती है? तो जो भी पूंजीगत प्रकृति की होगी मतलब कैपिटल नेचर की होगी, वह सभी मदें बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, इसलिए पांचवा का जवाब हो जाएगा स्थिति विवरण में।
स्थिति विवरण का मतलब बैलेंस शीट। पूंजीगत प्रकृति जो भी होगी कैपिटल नेचर, वो बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण में दिखाया जाएगा। इस तरह यह 5 क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा देखें। अद्यत चंदे को दिखाया जाता है कहां? अद्यत चंदे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब्सक्रिप्शन जो होती है सो आमदनी की तरह होता है, लेकिन उसमें आउटस्टैंडिंग है अद्यत चंदे। अद्यत चंदे का मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। चंदा किसी के पास बाकी है, कोई संस्थान जो कोई कार्य करती है उसमें चंदा लेती है, तो चंदा अगर कहीं बाकी है तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से, इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा या बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। क्योंकि बकाया किसी के पास अगर मेरा रुपया है, संस्था की रुपया है, तो वह निश्चित रूप से व्यवसाय के लिए, संस्था के लिए संपत्ति के समान होता है। इसलिए अद्यत चंदे को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में, माने संपत्ति भाग में। तो अद्यत चंदे को कहां दिखाया जाएगा? संपत्ति भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन लाभ न कमाने वाली संस्था है? क्या है क्वेश्चन? लाभ न कमाने वाली संस्था। लाभ न कमाने वाली संस्था का मतलब हुआ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वही नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का ही क्वेश्चन चल रहा है। निम्न में कौन लाभ न कमाने वाली संस्था है? तो महाविद्यालय, स्पोर्ट्स क्लब, मारुति उद्योग, हॉस्पिटल। ये महाविद्यालय, स्पोर्ट्स क्लब और हॉस्पिटल जो है सो आपका लाभ चलिए थोड़ा सा लग रहा है जो क्वेश्चन में मिसिंग है। निम्न में कौन लाभ कमाने वाली संस्था है? लाभ कमाने वाली ये होना चाहिए। तो महाविद्यालय, स्पोर्ट्स क्लब और हॉस्पिटल लाभ न कमाने वाली संस्था है। लाभ कमाने वाली संस्था जो है सो मारुति उद्योग हो जाएगा। निम्न में कौन लाभ कमाने वाली संस्था है? तो लाभ कमाने वाली संस्था ये मिस कर गया है यहां पर, ये हट जाएगा। निम्न में कौन लाभ कमाने वाली संस्था है? तो मारुति उद्योग। क्लियर? अगली क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयता पर परिसंपत्तियों के अधिक को क्या कहते हैं? गैर व्यापारिक मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटीज पर एसेट्स का सरप्लस क्या होगा? तो पूंजी निधि हो जाएगा, कैपिटल फंड। आपके नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट में बाएं तरफ लायबिलिटीज और दाएं तरफ एसेट्स। तो कहता है लायबिलिटीज पर एसेट्स का अधिक, एसेट्स अधिक है और लायबिलिटीज क्या है? कम है। तो यहां पर बाएं तरफ मतलब बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में जो घटेगा उसको कहा जाता है कैपिटल फंड, जिसका हिंदी पूंजी निधि हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, जो चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। क्या? चालू वर्ष के दौरान माने करंट ईयर में के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे क्या होंगे? तो अग्रिम मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है। अगर चंदा समय से पूर्व प्राप्त कर लिए हैं तो निश्चित रूप से वह दायित्व के समान होगा। समय से पूर्व यदि प्राप्त कर लिए तो आय का पार्ट जो पहले प्राप्त कर लेते हैं वह दायित्व के समान होता है, मतलब लियबिलिटीज हो जाएगा। तो चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे क्या हो जाएगा? लियबिलिटीज मतलब दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब के द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। क्या माना जाना चाहिए? तो ये एक विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया जा रहा है। एक स्कूल के द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा एक विशेष उद्देश्य है। तो यह हो जाएगा क्या चीज? पूंजीगत प्राप्ति, मतलब आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। इस तरह
10 तक क्वेश्चन आपका कंसेप्ट क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाया जाता है। आय तथा व्यय खाता सामान्यतः माने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सामान्यतः दिखाया जाता है। आय तथा व्यय खाता में सामान्यतः दिखाया जाता है, में छूट गया है, ठीक। तो आय व्यय खाता में सामान्यतः क्या दिखाया जाता है? तो निश्चित रूप से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हुआ, तो इसमें सरप्लस या डिफिसिट दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? सरप्लस या डिफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो लास्ट परिणाम होती है, बाएं तरफ घटती है तो सरप्लस होती है और दाएं तरफ घटती है तो डिफिसिट होता है, घाटा या कमी। नेक्स्ट है पुराने अखबारों की बिक्री है। पुराने अखबारों की बिक्री है, आयगत प्राप्ति होगी क्योंकि यह बार बार प्राप्त होती है, साल में कई बार बेची जा सकती है और ये पुराना सामान है, बर्बाद है, वेस्टेज है। आज पेपर यूज हो गया तो इसके बाद कल वह वेस्टेज हो जाता है। ऐसे वस्तुओं को हम बेचेंगे तो वह रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। मृत व्यक्ति जो मर चुका है, डेड हो चुका है, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है क्या चीज? तो रिक्त या वसीयत, जिसको लेजिसी कहते हैं। मृत व्यक्ति के वसीयत से जो प्राप्त, यहाँ रिक्त और वसीयत दोनों भी लिख दिया गया है तो यही इसकी जवाब हो जाएगी, उसी को रिक्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। साझेदार का चालू खाता तब बनाई जाती है जो साझेदार का पूंजी अस्थायी होता है, ठीक। परिवर्तनशील जब रहता है तो साझेदार का चालू खाता नहीं बनाया जाता है, करंट अकाउंट नहीं बनती है, तब डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ही सारे मदों को डाला जाता है जिससे कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट कर जाता है। तो अभी जो है साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है कब? जब पूंजी अस्थायी होगी। नेक्स्ट है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। क्या चीज? वेतन पाने का, कमीशन पाने का, पूंजी पर ब्याज पाने का, इनमें से सभी। तो जब आपके पार्टनरशिप डीड में किसी तरह की उल्लेख अगर नहीं की गई है तो कुछ भी पाने का अधिकारी नहीं है। इस तरह इसका जवाब हो जाएगा डी।